नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास के अंदर हमारा टॉपिक शुरू कर चुके हैं हम लोग अलंकार। और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के भेद कितने हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। आज हम हमारे सिलेबस का जो पहला अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में और ये अलंकार पूरे अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। अनुप्रास अलंकार, तो देखिए बच्चों, मैंने आपको ये बात बताई थी इससे पहले कि जब भी कोई अलंकार आप पढ़ेंगे तो उसके जो भी परिभाषा होगी उस परिभाषा की पहली लाइन आप अपने माइंड में सेट कर लें कि जब किसी काव्य पंक्ति में, यानी कि काव्य या जो कविता होगी उस कविता के अंदर जो भी पंक्तियां होती हैं उन पंक्तियों के अंदर की स्थिति आपको बताई जा रही है कि जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए, वापस से मैं लिख देता हूं कि जब किसी काव्य पंक्ति में जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति का मतलब होता है दोहरान, रिपीट। क्या होता है बच्चों? दोहरान, रिपीट। जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये इसकी मेन परिभाषा होगी। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहेंगे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है और उस पंक्ति के अंदर अगर अनुप्रास अलंकार होगा तो वो परिभाषा आपको यही लिखनी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अनुप्रास अलंकार के भेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 जो होता है बच्चों वह होता है 6 का अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है? 6 का अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, यहाँ ये परिभाषा जो है आपको मैंने पहले भी बताई थी कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होती है। तो पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके उदाहरणों को समझते हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति यानी दोहरान होता है, एक बार आवृत्ति होती है तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहां पर जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो यहां पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। लेकिन यहां ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है बच्चों, ये जो उदाहरण लिखा है, यहां पर एक भय वर्ण है लेकिन इसकी अनेक बार आवृत्ति हो रही है।
1 2 3 4 5 6 बार ये रिपीट हो रहा है। लेकिन परिभाषा क्या कह रही है आपसे कि जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर या तो एक वर्ण हो या एक से अधिक वर्ण हो, लेकिन उनकी आवृत्ति जो होगी वो केवल एक बार होगी, लेकिन यहाँ तो अनेक बार हो रही है, इसलिए ये इसका उदाहरण हम लोग नहीं लिखेंगे। ये नेक्स्ट जो है उसका उदाहरण यहाँ पर नोट कर दिया था। तो देखिए यहाँ आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोहिनी, मूरत, सांवरी, सूरत, नैना, बने विशाल, नैना बने विशाल। तो यहां पर देखो मैं वर्ण है, एक बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ये जो स वर्ण है ये भी एक बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ये जो न वर्ण है ये भी एक बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ये जो ब वर्ण है ये भी एक बार रिपीट हो रहा है। यानी एक से अधिक वर्ण हो गए, लेकिन इनकी आवृत्ति जो है, रिपीटेशन है, वो केवल एक बार हो रहा है। यानी मैं का मैं में। अब देखो रिपीटेशन भी देखना कैसे है, या तो फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर पर देखेंगे तो ये भी रिपीट है, अंत वाले को अंत से भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से आपको ये रिपीटेशन देखना है पंक्ति के अंदर। जब हम लोग बुक पढ़ेंगे, पद वाला पोर्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर जितने भी पद होंगे उनमें जो भी अलंकार आएगा वो हम नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ पहला उद्देश्य है कि हमें जितनी भी परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ अगर आपसे ये कहा जाए कि मोहिनी, मूरत, सांवरी, सूरत, नैना बने विशाल, ये पंक्ति अगर आपको दे दी और आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपको अलंकार का नाम कौन सा बताना है, अनुप्रास अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार बताना है बच्चों, अनुप्रास अलंकार बताना है। और परिभाषा भी कौन सी लिखोगे, जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आपने ये भेद वाली परिभाषाएं नहीं लिखनी है। अगर आपसे भेद की परिभाषा पूछते हैं तो ही आपको बतानी है, अन्यथा आपको नहीं बतानी। 4 भेद पढ़ेंगे, चारों भेदों के उदाहरण पढ़ेंगे, कोई सा भी उदाहरण दे दें, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है तो नाम बताएंगे अनुप्रास अलंकार। भेद वाला नाम आपको नहीं बताना है, भेद वाले नाम तभी बताएंगे जब आपसे भेद पूछे जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ आप देखिए दूसरा उदाहरण समझिए। दूसरा उदाहरण है अति आनंद मगन महतारी। अति आनंद मगन महतारी। तो यहां पर भी देखो ए और ए, मैं और मैं एक बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर या तो एक वर्ण हो या एक से अधिक वर्ण हो और उनकी केवल एक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरे नंबर का अलंकार समझाता हूं। इसे मैं यहां पर मिटा देता हूं उदाहरणों को, और ये जो भी भेद आपने पढ़ा है इसको मिटा देता हूँ। इसे मैं पूरे ढंग से एक बार मिटा करके और फिर बाकी के जो 3 भेद बच रहे हैं उनको भी हम लोग सीखते हैं, कैसे इन तीनों भेदों को आप लोग अंतर कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो इनको। तो देखिए बच्चों, दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा है? वृत्यानुप्रास अलंकार। दूसरे नंबर पर है वृत्यानुप्रास अलंकार। अब ये जो वृत्यानुप्रास अलंकार है इसमें क्या होता है बच्चों कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, भाई 6 का अनुप्रास में एक बार आवृत्ति और वृत्यानुप्रास में अनेक बार आवृत्ति। तो यहां परिभाषा देखिए कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक वर्णों की, एक या एक से अधिक वर्णों की अनेक बार
अनेक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या बोल रहा है ये कि एक या एक से अधिक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होगी। छेकानुप्रास अलंकार जो पढ़ा उसमें केवल एक बार रिपीट होता है, लेकिन वृत्यानुप्रास अलंकार में अनेक बार आवृत्ति होती है। कितनी बार होती है? अनेक बार होती है। जैसे उदाहरण समझिए आप लोग, मैं आपसे कह रहा हूं भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो भय वर्ण है इसी की अनेक बार आवृत्ति हो रही है। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे लिखते हैं कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, तो कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह अगर और उदाहरण देखें अपन, तो देखिए चारु चंद्र के चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यहां पर देखो च और च वर्ण की, जैसे अपन बोलते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी चौक पे चटनी चटाई। च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यानी एक वर्ण हो या एक से अधिक वर्ण हो और उनकी जब अनेक बार आवृत्ति होगी तो वो होगा वृत्यानुप्रास अलंकार, और अगर एक बार आवृत्ति होगी तो वो होगा छेकानुप्रास अलंकार। दोनों में अंतर समझ में आ गया? एक बार आवृत्ति छेकानुप्रास अलंकार, अनेक बार आवृत्ति वृत्यानुप्रास अलंकार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग तीसरे नंबर पर बात करेंगे जिसका नाम है बच्चों श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कौन सी है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब ये जो श्रुत्यानुप्रास अलंकार है इसके लिए मैंने आपको उच्चारण स्थान याद कराए थे, और उस समय मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये उच्चारण स्थान काम आने वाले। यानी जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की समानता पाई जाती है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की समानता पाई जाती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखिए, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की समानता पाई जाती है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण समझिए, मैं लिख रहा हूं दिनांत था थे दीननाथ डूबते सैधेनु ग्रह आते ग्वाल बाल थे। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये जो वर्ण है इनको मैं निकाल देता हूं। अगर हम बात करें, देखो द न ते थे द न थे, ठीक है। ऐसे अगर बात करें स ध और फिर आ गया वापस से न
और फिर आ गया ले। तो ये सारे के सारे वर्ण जो हैं ये कौन से वर्ण हैं बच्चों? दंतीय वर्ण हैं। तुलस दंत, सूत्र याद होगा, तुलस दंत यानी कि तय वर्ग, ल और से। तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, ध, न, ल और से। ये आते नहीं आते? यानी ये सारे वर्ण क्या है? दंतीय हैं। यानी हमने परिभाषा में क्या लिखा है? अब देखो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की क्या पाई गई है? यहाँ पर समानता पाई गई है। तो ये परिभाषा जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, कि जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की समानता पाई जाती है तो वहां पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ एक ही उच्चारण स्थान है, दंतीय वर्ण है, इस वजह से यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। तो अगर आपको ये पंक्ति देख करके भी ये पूछ लिया जाए बच्चों कि बताओ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति के अंदर अनुप्रास अलंकार है। भेद वाले नाम नहीं बताने, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, आपने क्या बताना है? अनुप्रास अलंकार है। परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा कौन सी देनी है बच्चों? कि जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है उसे आप लोग ढंग से याद कर लें। ये ध्यान कर लें कि इसके 4 भेद होते हैं। पहला भेद छेका अनुप्रास होता है, दूसरे नंबर पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है, तीसरे नंबर पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है और चौथे नंबर पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। छेका अनुप्रास अलंकार किसको कहेंगे? कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होगी। मोहिनी मूरत एक बार हो रही है, सांवरी सूरत एक बार हो रही है, नैना एक बार हो रही है, बने विशाल एक बार हो रही है। और वृत्यानुप्रास अलंकार, जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, अनेक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है जो वृत्यानुप्रास अलंकार। फिर तीसरे नंबर पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार, यानी एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की जहां समानता पाई जाती है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। और ये उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है। अब ये जो चौथे नंबर का अंतिम है जिसका नाम है बच्चों अंत्यानुप्रास अलंकार, अनंत्यानुप्रास। अब जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हो, अनंत्या, अनंत्या का मतलब अंत हो गया। अंत का मतलब है कि काव्य की जो पंक्ति होगी उस काव्य की पंक्ति के अंत में स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन की क्या पाई जाएगी? समानता पाई जाएंगी। या तो एक जैसे स्वर होंगे या फिर एक जैसे व्यंजन होंगे। कि जब किसी काव्य पंक्ति के अंत में स्वर और व्यंजन की क्या पाई जाए बच्चों? समानता पाई जाए तो वहां पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो देखिएगा चौथे नंबर का अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अनंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या लिखना है आपने? कि जब किसी काव्य पंक्ति के अंत में स्वर और स्वर व व्यंजन की, स्वर व व्यंजन की समानता पाई जाती है तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या बोल रहा है ये? कि काव्य की पंक्ति के अंत में, काव्य की पंक्ति के अंत में स्वर और व्यंजन की क्या पाई जाएगी? समानता पाई जाएगी। तो जब काव्य की पंक्ति के अंत में स्वर और व्यंजन की समानता पाई जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण समझिएगा बच्चों, उदाहरणों से बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। जैसे अपन बोल रहे हैं पागल सी प्रभु के साथ सभा
चिल्लाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की, वह एक लाल की माई। अब देखो यहां पर भी ई और यहां पर भी ई, दोनों के अंदर क्या है, अंत में ई आ रहा है। यानी जब किसी काव्य पंक्ति के अंत में स्वर और व्यंजन की समानता पाई जाती है तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये अलंकार जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेका में एक बार आवृत्ति होती है, वृत्त्या में अनेक बार आवृत्ति होती है, श्रुत्या में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण मिलेंगे और जो अंत्यानुप्रास है इसमें पंक्ति के अंत में स्वर और व्यंजन की समानता देखी जाएगी। पंक्ति के अंत में एक जैसे स्वर होंगे या एक जैसे व्यंजन होंगे तो वो अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। और यही कारण है बच्चों कि जितने भी अलंकार हम लोग देखते हैं उन सब के अंदर पंक्ति के अंत में या तो स्वर की समानता पाई जाएगी या व्यंजन की, तो ऐसे पद तुकांत पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? तुकांत पद कहलाते हैं, तुक पे अंत होने वाले पद। तो ऐसे सभी के अंदर अनुप्रास अलंकार होगा। तो यही कारण है कि हम बोल देते हैं कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो हमने अब तक केवल एक अलंकार सीखा है, अनुप्रास अलंकार, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे अलंकार की ओर चल रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार जो है उसे सीखना है। अब इनकी जितनी भी परिभाषाएं आप लोगों ने देखी बच्चों, तो इन परिभाषाओं के अंदर आपको केवल क्या दिखाई दे रहे थे? वर्ण वर्ण की बात हो रही थी, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ण मूलक हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं शब्द की। किसकी बात करेंगे? शब्द मूलक में शब्द की बात करेंगे और इस अलंकार को पहचानने की कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों यमक अलंकार। अब ये जो यमक अलंकार है ये मुख्य रूप से कहाँ से है? शब्द मूलक में है। यानी शब्द अलंकार को जब हम पढ़ रहे थे चार्ट बनाया था, एक तरफ वर्ण मूलक एक तरफ शब्द मूलक। जब आप यमक अलंकार को पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति यानी दोहरान, शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। अब बच्चों ध्यान रख लिए, यहां पर क्या रिपीट होगा? शब्द रिपीट होगा, पूरे का पूरा शब्द रिपीट होगा। ठीक है, सारंग ले सारंग उड़ा, ठीक है, सारंग ले सारंग उड़ा, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग करे, मुख को सारंग जाए। इसमें सारंग सारंग शब्द जो है 6 बार आया है। कितनी बार आया है? 6 बार आया है। यानी जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द का रिपीटेशन हो रहा है और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो आपको अगर साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में इस परिभाषा को ध्यान करें तो दूसरा भी आप कर सकते हो कि जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में एक जैसे दो या दो से अधिक शब्द हों तथा उन
शब्दों के अर्थ अलग अलग हों, उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपने ये उदाहरण तो बहुत बार सुन रखा होगा कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो इसको देखिए, यहाँ मैं उदाहरण लिख करके आपको समझा देता हूँ। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, व खाए बोराए, व खाए बोराए जग, बोराए जग, व पाए बोराए, व पाए बोराए। तो देखिए यहाँ ये दो शब्द आ रहे हैं, देखो कनक और कनक। जो पहला शब्द है कनक, यहां पर मैं अर्थ लिख देता हूं। इसमें एक कनक शब्द का अर्थ तो है धतूरा, क्या है? धतूरा। और एक कनक का मतलब है सोना, गोल्ड, ठीक है। एक अर्थ क्या है इसका? गोल्ड। अब ये दोनों ही स्थिति समझने की कोशिश करें। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, कि जब कनक मिल जाता है तो 100 गुना नशा छा जाता है। मादकता मतलब नशा छा जाता है। वह खाए बोराए जग, अगर धतूरे को खा लिया जाए तो ये संसार क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। धतूरे को खाने से व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। और अगर सोने को पा लेता है, वह पाए बोराए, और सोने को प्राप्त कर लेता है तो भी ये संसार क्या हो जाता है? पागल हो जाता है, पगला जाता है। तो यहाँ जैसे हम आपके सामने बात रख रहे हैं बच्चों कि यमक अलंकार है कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति हो रही हो और उन शब्दों के अर्थ जो है अलग अलग निकलते हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ कनक कनक शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे दो शब्द दिखाई दे रहे हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हों तो यमक अलंकार होता है। तो एक बार इस उदाहरण को लिख लीजिए, फिर एक उदाहरण मैं आप लोगों को और समझाता हूँ। तो ये आपने नोट कर लिया, और दूसरा उदाहरण मैं आपको और समझाता हूँ जिसमें और ढंग से आपको ये चीज़ें समझ में बैठ जाएगी बच्चों। दूसरा उदाहरण है, इसे आप समझे, सारंग ले सारंग उड़ियो। सारंग ले सारंग उड़ियो, सारंग पुग्यो आए। सारंग ले सारंग उड़ियो, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग करे, मुख को सारंग जाए। अब यहां पर देखिए सारंग जो शब्द है वो 6 बार सारंग शब्द आया है। जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। यहां पर ये जो सारंग शब्द दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो सारंग शब्द है ये 6 बार आ रहा है। सारंग शब्द जो है 6 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? ये 6 बार आ रहा है। अब यहाँ पर सारंग शब्द के अर्थ देखिए कि सारंग ले सारंग उड़ो। पहला जो सारंग है इसका मतलब है सांप, सर्प। दूसरे सारंग का मतलब है जो मोर है। सारंग का दूसरा अर्थ क्या लेंगे? मोर। तीसरे नंबर पर सारंग पुग्यो आए, यानी कि उसके सामने क्या आ गया? बादल आ गया। जे सारंग, अगर वह मोर सारंग कहे यानी वाणी कहता है, शब्द बोलता है, तो मुख को सारंग जाए, तो मुख के अंदर जो सांप है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा।
मुख के अंदर जो सांप है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग अगर वह मोर क्या करता है, वाणी करता है, तो मुख को सारंग जाए, तो मुख के अंदर जो सांप है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहां पर देखो सारंग 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 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, शब्द की आवृत्ति हो रही है। यानी जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर शब्द की आवृत्ति होती है और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आपको कितना अच्छे से ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उदाहरण भी अगर आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। ये जो यमक अलंकार है, इसके अगर हम भेद की बात करें तो ये दो तरह के भेद होते हैं। एक सभंग अलंकार होता है और एक अभंग अलंकार होता है। सभंग अलंकार का मतलब है कि स मतलब साथ, भंग मतलब तोड़ना। यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द को तोड़ते हैं, शब्द के टुकड़े करते हैं और उसके बाद में शब्द की आवृत्ति दिखाई देती है, तो वो सभंग यमक अलंकार होता है। और एक अभंग यमक अलंकार होता है अभंग, यानी शब्द को तोड़े बिना ही शब्द की आवृत्ति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये अभंग के उदाहरण हो गए, क्योंकि शब्दों को हम तोड़ नहीं रहे हैं, शब्द को तोड़े बिना ही शब्द की आवृत्ति दिखाई दे रही है। इस वजह से यहाँ पर जो है अभंग अलंकार भी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो यमक अलंकार है, इसको नोट कर लिया होगा। फिर हम लोग इसके जो परिभाषा है इसे रहने देते हैं और इसके दोनों जो भेद हैं उसे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि जो यमक अलंकार है उसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं और दोनों ही भेद जो हैं हम जानने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं कैसे हम लोग आसानी से ये यमक अलंकार जो है आज सीख जाएंगे। दो अलंकार हमारे हो जाएंगे बच्चों। तो देखिए यमक अलंकार के भेद, यमक अलंकार के भेद। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक सभंग यमक अलंकार और दूसरे नंबर का होता है अभंग यमक अलंकार। एक सभंग और एक अभंग। जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द को तोड़े बिना ही शब्द की आवृत्ति दिखाई दे तो वहाँ सभंग यमक अलंकार होता है। सभंग यमक अलंकार होता है। जैसे अभी आपने उदाहरण पढ़ा, इसी तरह का और उदाहरण हम देख सकते हैं कि दीपक ले दीपक चली, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं दीपक करता चोट। तो देखिए बच्चों यहां पर ये उदाहरण है, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं दीपक करता चोट। तो यहां पर भी इस उदाहरण के अंदर भी जो दीपक शब्द है उसको 6 बार प्रयोग में लिया है। यहां दीपक ले दिया लेकर के, दीपक यानी स्त्री चल रही है, दीपक यानी पर्दा करके जो एक स्त्री है दिए को लेकर जा रही है। जे दीपक दीपक नहीं, अगर वो दिया जो है बुझ जाता है
तो दिया जो है चोट करता है, मन में अशुभता का क्या देता है, संकेत देता है। तो यहां पर आपने शब्द के टुकड़े नहीं करे, तो शब्द के टुकड़े किए बिना ही शब्द की आवृत्ति दिखाई दे रही है, तो इस वजह से यह सबंग यमक अलंकार है। और अगर किसी काव्य पंक्ति में अगर हम यहां बात करें कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े करने के बाद शब्द की आवृत्ति दिखाई दे तो वहाँ अभंग यमक अलंकार होता है। यानी शब्द के टुकड़े करने के बाद अगर शब्द की क्या दिखाई दे रही है, आवृत्ति दिखाई दे रही है, तो उसे हम लोग अभंग यमक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ अभंग का उदाहरण हम लोग देखते हैं। जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े करने के बाद में और शब्द की आवृत्ति दिखाई देती है, तो उसे हम लोग, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो बच्चों, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये सबंग आएगा यहाँ पर, इधर लिख लीजिए सबंग, तो उसे सबंग अलंकार कहेंगे। और ये जो अभी आपने पढ़ा ये अभंग है, ये कौन सा है, ये अभंग अलंकार, ठीक है। तो जब अभंग मतलब बिना भंग करे ही शब्द की आवृत्ति दिखाई दे रही है, तो बिना भंग करे ही शब्द की आवृत्ति दिखाई दे रही है तो वो अभंग, और शब्द के टुकड़े करने के बाद शब्द की आवृत्ति दिखाई दे तो वो क्या कहलाएगा, सबंग यमक अलंकार कहलाता है। तो यहां पर कुमोदनी मानस मोदनी कहीं, जैसे उदाहरण है कुमोदिनी मोदिनी मानस कहीं। तो देखो यहां पर कु प्लस मोदनी जब टुकड़े करेंगे तो ये मोदनी मोदनी शब्द नजर आएगा। तो यहां पर शब्द के टुकड़े करें तब आपको शब्द की आवृत्ति दिखाई दे रही है, इसलिए क्या है, सबंग यमक अलंकार है। तो ये दोनों भेद हम अच्छे से सीख चुके हैं बच्चों। आगे के बारे में हम लोग अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। एक बार यहाँ भी रिपीट करेंगे, भी समय अभाव की वजह से क्लास को बीच में ही रोका जा रहा है। और हम मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।